जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में सीटेट के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम हुए हैं और जितने यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं पर्यावरण अध्ययन के, वो सभी क्वेश्चंस मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि सीटेट के इतनी शिफ्ट में हो चुके हैं एग्जाम, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा इनमें पूछे गए हैं। तो अब कोई नए क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बनाए जाते हैं सीटेट के द्वारा। और इसमें क्या किया जाता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस देख करके एग्जाम में जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो कि रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, तो आप वहाँ पर करेक्ट कर पाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं सुपरफास्ट तरीके से यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन। तो प्रश्न एक यहाँ पर है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो यहाँ पर कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, 5 जून को, या फिर 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। और ये पहली बार जो है ये कब मनाया गया था, तो पहली बार मतलब कि प्रथम बार कब मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, तो 1973 में ये मनाया गया था। और इसकी जो थीम थी वो थीम क्या रही थी, ओनली वन अर्थ। क्या थी थीम इसकी, तो ओनली वन अर्थ, मतलब केवल एक पृथ्वी इसकी थीम थी। और ये क्यों मनाया गया था, तो ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, स्टॉकहोम सम्मेलन, इसी में यह फैसला लिया गया था कि अब हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में ये हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से यहाँ पर किसे ये सोख लेते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर होता है पौधों में, मतलब कि फोटोसिंथेसिस जब होता है, तो पौधे जो है ये क्या सोखते हैं, हीलियम गैस को सोख लेते हैं, नाइट्रोजन गैस को सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, या फिर ऑक्सीजन गैस को यहाँ पर ये सोख लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये सोख लेते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे यहाँ पर सोख लेते हैं। साथ में ये वाटर जो है H2O ये जड़ों से ले लेते हैं। और यहाँ पर एरो हो जाएगा रिएक्शन के लिए, यहाँ पर ये सनलाइट इनको मिल जाती है, सनलाइट। और इसमें पत्तियों में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, जब इसमें CO2 प्लस H2O से यहाँ पर बनता है जो यहाँ पर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ग्लूकोज बन जाता है, C6H12O6 यहाँ पर बन जाता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब कि H2O निकल जाता है, वाटर, और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर निकलती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पर CO2 जब पौधे एनवायरनमेंट से ले लेते हैं, H2O वो जड़ों से ले लेते हैं, सनलाइट वो सूर्य के प्रकाश से ले लेते हैं, और यहाँ पर क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में होता है। तो यहाँ से ये ग्लूकोज बना लेते हैं। इसलिए पौधों को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ, क्योंकि वे स्वयं भोजन बना सकते हैं। और साथ में जो यहाँ पर वाटर एक्स्ट्रा होता है वो पत्तियों के द्वारा उड़ जाता है, और ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पर निकलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को यहाँ पर क्या कहा जाता है। वे जीव जो अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं उनको खाते हैं उनको क्या कहते हैं, मृतक भक्षी कहते हैं, मांस भक्षी कहते हैं, शाक भक्षी कहते हैं, या फिर उपर्युक्त यहाँ पर सभी हो जाएगा। तो उनको मृतक भक्षी कहते हैं क्योंकि ये अपशिष्ट उत्पाद होते हैं जो, जैसे कि जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे मर जाते हैं, उनसे जो अपशिष्ट उत्पाद निकलते हैं उनको ये खाते हैं। तो क्या कहते हैं, मृतक को भक्षते, मतलब कि मृतकों को खाते हैं, तो मृतक भक्षी इनको कहते हैं। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं अभी प्रीवियस ईयर जैसे कि CDP का है, आपका हिंदी का है, जितना भी शिक्षण शास्त्र से आएंगे क्वेश्चन वो भी मैं यहाँ पर आपके
प्रीवियस ईयर जितने भी 2011 से 2000 यहाँ पर 24 तक जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर एक मीरा लड़की है और एक दिव्या लड़की है, ये दोनों लड़कियां हैं। मीरा जो है वो समोसे, यहाँ पर कटलेट और डबल रोटी यहाँ पर खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की यहाँ पर कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यहाँ पर हो सकती है? तो जो मीरा है वो कटलेट, डबल रोटी यहाँ पर खाना और समोसे यहाँ पर खाना वो पसंद करती है, लेकिन जो दिव्या है वो ऐसे भोजन खाती है जिसमें आयरन की कमी होती है। तो उनको कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी और एनीमिया हो सकता है, एनीमिया और रतौंधी हो सकता है, मोटापा और एनीमिया हो सकता है, या फिर मोटापा और स्कर्वी यहाँ पर रोग उनको हो सकता है। तो यहाँ पर जो मीरा है उसको मोटापा हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, फैटी चीज़ें खा रही, जैसे कि समोसे खा रही है, कटलेट खा रही है, डबल रोटी खा रही है, तो यहाँ पर वो ग्लूकोज ज़्यादा ले रही है और यहाँ पर फैट वाली चीज़ें वो ज़्यादा खा रही है, तो यहाँ पर उसको मोटापा हो सकता है। और जो यहाँ पर दिव्या है वो लौह मतलब कि आयरन की कमी वाले, तो एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि खून की कमी हो सकती है उसको, तो मोटापा और एनीमिया इनको बीमारी क्रमशः हो सकती है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है 5 नंबर क्वेश्चन कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो नींबू होता है वो जब आप साधारण पानी में उसको डालेंगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन आप कोई गिलास में पानी ले लीजिए, उसमें आप नमक उसमें थोड़ा मिला लीजिए, तो जब नमक उसमें डाल देंगे नमकीन पानी वो हो जाएगा। अब अगर आप नींबू डालेंगे तो नींबू क्या होता है, तैरता रहता है। ये क्यों तैरता रहता है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन, नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी से कम हो जाता है, या फिर नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या फिर सी ऑप्शन है कि साधारण पानी का घनत्व तो नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या फिर नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी से यहाँ पर अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो साधारण पानी था वहाँ पर अगर आपने नमकीन पानी यहाँ पर बना दिया, नमकीन पानी, तो ये क्या हो गया, इसका घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर नींबू आपने डाला था साधारण पानी में, तो अगर आपने साधारण यहाँ पर पानी में जब नींबू डाला तो यहाँ पर इसका घनत्व तो पानी का कम था और नींबू का घनत्व तो ज़्यादा था, इसलिए जो नींबू था ये यहाँ पर क्या हो गया, डूब गया था। लेकिन जब आप यहाँ पर नींबू डालते हैं तो यहाँ पर घनत्व ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, ये तैरता रहता है नींबू। तो आपको ध्यान रखना है कि जो साधारण पानी होता है उसका घनत्व तो कम होता है, लेकिन जो नमकीन पानी होता है उसका घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए नींबू तैरता रहता है। तो बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से यहाँ पर मलेरिया की पहचान होती है? आपको ये बताना है कि जब अगर आप ब्लड का टेस्ट करवाते हैं तो किसकी उपस्थिति के कारण वहाँ पर आप डॉक्टर बताता है कि आपको मलेरिया यहाँ पर बीमारी है। तो ए ऑप्शन है कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यहाँ पर जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, या फिर रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, सी ऑप्शन है रक्त में मच्छर के लार्वे, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्लड में रक्त कोशिकाएं होती हैं उसमें मलेरिया परजीवी मतलब प्लाज्मोडियम जब उपस्थित होता है तभी डॉक्टर बताता है कि आप में जो है मलेरिया से यहाँ पर ग्रसित हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो मलेरिया की दवाई है वो किस पेड़ से यहाँ पर बनाई जाती है? तो पेड़ का नाम आपको याद रखना है, सिनकोना पेड़ जो होता है, क्या नाम है, तो सिनकोना पेड़ होता है। इसकी छाल से मतलब कि इसकी छाल से यहाँ पर दवाई बनाई जाती है। तो यहाँ पर मलेरिया की अगर दवाई आपके सीटेट में पूछ लिया जाएगा किस पेड़ से बनाई जाती है, तो सिनकोना पेड़ से यहाँ पर बनाई जाती है और इसकी छाल का यूज़ किया जाता है। पुराने ज़माने में डायरेक्ट सिनकोना के पेड़ की छाल ले आते थे, उसका काढ़ा बना लेते थे और वहाँ पर पीते थे, जिससे कि उनको मलेरिया जो बीमारी होती थी उससे छुटकारा मिल जाता था। लेकिन अब साइंस थोड़ा एडवांस हो गई है, तो यहाँ पर सिनकोना पेड़ की छाल से डायरेक्ट यहाँ पर दवाई बना दी जाती है मलेरिया की। तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत का अधिकतम क्षत यहाँ पर निम्न में से किस पर हुआ है? आपको बताना है जो ओजोन है मतलब कि इसका फार्मूला क्या होता है, O3। ऑक्सीजन के जब 3 यहाँ पर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तब ये बन जाता है ओजोन। तो ओजोन जो परत है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव पर है, दक्षिणी ध्रुव पर है, भूमध्य रेखा पर है, या फिर उपर्युक्त में से यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव में कहाँ पर है, तो अंटार्कटिका में है। आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। यहाँ पर अंटार्कटिका में जो है एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव जो है वहाँ पर ओजोन जो परत है सबसे ज़्यादा पतली हो गई है। ओजोन परत करती क्या है, तो इसका ये लाभ है कि जो सूर्य से परावैंगनी किरणें आती हैं, मतलब कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती, मतलब कि यूवी जो होता है, यूवी ए आती है रेज, यूवी बी आती है, और यूवी यहाँ पर सी आती है रेज। तो ये रेज क्या करती है, यहाँ पर जो ओजोन परत होती है इसको रोक लेती है इन किरणों को, और ये किरणें जो होती हैं ये हमारे स्किन के लिए ये क्या करती हैं, त्वचा का कैंसर और बहुत सारी यहाँ पर मोतियाबिंद, ये सभी जो बीमारी होती हैं इन्हीं रेज के कारण होती हैं। तो इन्हीं रेज को कौन रोक लेता है, ओजोन परत रोक लेती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि मिनीमाता रोग जो है वो ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, पारा पाया जाता है, कैडमियम, या फिर उपर्युक्त यहाँ पर सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पारा, जिसमें मतलब कि मरकरी, जिसका यहाँ पर साइंटिफिक जो यहाँ पर फार्मूला होता है वो Hg कहते हैं। Hg मतलब मरकरी या फिर पारा कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्या था कि जो मिनीमाता एक जगह का नाम था, 1953 में जो है, मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। 1953 में यह जो रोग है जापान में मछुआरों में, जापान में यहाँ पर किसको हुआ था, तो जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते थे उनको ये सबसे पहले रोग हुआ था, क्योंकि वो मछली वहाँ पर पकड़ने जाते थे और उन्हीं मछलियों को वो खाते थे। और जहाँ पर वो मछली पकड़ने जाते थे उस नदी में क्या था कि वहाँ पर पारे की अधिकता थी, मतलब कि मरकरी जो था वहाँ पर उस पानी में अधिक था। तो मछली वहाँ पे रहती थी, तो मछली में उस पारे की अधिकता हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हो गया था कि उनको मिनीमाता रोग हो गया था, और ये जगह भी वहाँ पर क्या है, मिनीमाटा यहाँ पर जगह थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मिनीमाता रोग पड़ गया। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति जो है अंधा हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पर उसको दिखाई देना कम हो जाता है अगर इस रोग से ग्रसित होता है। उसकी मांसपेशियाँ जो होती हैं, मांसपेशियाँ जो होती वो कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर यहाँ पर हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, इस रोग से अगर मिनीमाता रोग हो जाएगा तो मांसपेशियाँ व्यक्ति की कमज़ोर हो जाएंगी, वो अंधा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती, इसके लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को यहाँ पर बल मिला था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, या फिर ए.के. बनर्जी के यहाँ पर नेतृत्व में यहाँ पर चिपको आंदोलन को बल मिला था। तो आपको याद रखना है कि जो सुंदरलाल बहुगुणा थे इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर चिपको आंदोलन को बल मिला था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब है 10 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या होते हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, या फिर बी ऑप्शन है कि स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशीय का विकास मतलब पेशियों का यहाँ पर विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हीनता जन्य रोगों से बचाव करने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो जैसे विटामिन, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन बी हो जाता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी, तो इनको जो है थोड़ी मात्रा में, ये हमारे शरीर में बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, और ये जो विटामिन होते हैं ये हमें रोगों से बचाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी हो जाता है, लोगों को यहाँ पर दिखाई देना बंद हो जाता है रात में। और इसी तरीके से जैसे विटामिन डी है तो यहाँ पर विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें विटामिन की कमी से ये रोग होते हैं। इसलिए हीनता जन्य रोगों से बचाव करने के लिए थोड़ी मात्रा में यहाँ पर आवश्यकता होती है। लेकिन जो यहाँ पर पेशीय का विकास करते हैं, जैसे कि सी ऑप्शन यहाँ पर है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन करता है। प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं लोग वो यहाँ पर प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक करते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोटीन जो होता है वो हमारे पेशीय विकास मतलब मांसपेशियों जो हमारी सेल्स होती हैं उनको बिल्डअप करता है। लेकिन जो विटामिन होते हैं वो हमें रोगों से बचाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को यहाँ पर लीपा जाता है
उन्हें किससे बचाने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या फिर फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कीटों को दूर रखने के लिए यहाँ पर गाँव में गोबर से, जो गाय का गोबर होता है उससे यहाँ पर दीवारों और फर्श को लीपा जाता है ताकि दीवार और यहाँ पर फर्श में कीड़े ना लगें। ये ज़्यादातर राजस्थान में ज़्यादा किया जाता है। आपने देखा होगा अगर आप राजस्थान गए होंगे कि वहाँ की जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की बनाई जाती हैं और जो छतें होती वो कटीली बनाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है और जो मिट्टी होती है वो गर्मी को, बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देती है। इसलिए जो राजस्थान में दीवारें बनाई जाती हैं वो मिट्टी की बनाई जाती हैं। और जब वहाँ पर मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गाय के गोबर से वहाँ पर उनको लीपा जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब है 12 नंबर क्वेश्चन कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, जिसको कि हम लोग इग्रेट बोलते हैं, पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बगुला होता है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है वो, या फिर भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या फिर डी ऑप्शन है कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है वो वहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो भैंस होती है उसके जो पीठ पर वहाँ पर कीड़े होते हैं उनको बगुला खाता है, जिससे कि यहाँ पर भैंस को भी यहाँ पर आराम मिलती है और बगुले को यहाँ पर भोजन मिलता है। तो ये परजीवी का संबंध यहाँ पर हो जाता है, दोनों को लाभ मिलता है, तो वहाँ पर परजीवी का संबंध हो जाता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो रेड डाटा बुक होती है वो किससे यहाँ पर संबंधित है। नदियों में प्रदूषण से संबंधित है, घटता भूगर्भ जल स्तर से संबंधित है, विलुप्त के करीब जीवों से, या फिर वायु प्रदूषण से है। तो जो रेड डाटा बुक है उसमें जो हमारे विलुप्त जीव हैं या फिर विलुप्त के कगार पर हैं, बहुत थोड़े बचे हैं, तो उन्हीं जीवों को यहाँ पर संग्रहित किया जाता है रेड डाटा बुक में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो ऐसी यहाँ पर कौन सी गैस है जो कि वर्षा के पानी में जब घुल जाती तो वर्षा का पानी यहाँ पर एसिडिक हो जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको कि SO2 भी बोला जाता है। आपने देखा होगा कि जो पहली वर्षा होती, पहली बरसात होती है, उसमें सभी लोग ये बताते हैं कि हमें मतलब कि उस पानी में नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि वो पानी क्या होता है, एसिडिक होता है। काफ़ी दिनों बाद जब वो पानी बारिश होती है तो उसमें बहुत सारी गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है। ये सभी गैसेस क्या करती हैं कि यहाँ पर पानी को, मतलब बारिश के पानी को एसिडिक बना देती हैं। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसिडिक पानी की वजह से जो यहाँ पर आगरा का ताजमहल है वो यहाँ पर पीला पड़ रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्यों यहाँ पर वो पीला पड़ रहा है, क्योंकि पास में जो मथुरा है वहाँ पर एक यहाँ क्या है, ऑयल रिफाइनरी है, जिससे कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा निकलती है। तो वही क्या होता है कि वहाँ पर मिल जाती है जा करके पानी में, और वहाँ पर जब बारिश होती है तो वहाँ पर जो आगरा का ताजमहल है वो वहाँ पर पीला पड़ रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक सींग वाला गेंडा यहाँ पर कहाँ पर संरक्षित किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में, या फिर गिर नेशनल पार्क में यहाँ पर किया गया है। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो यहाँ पर एक सींग वाला गेंडे के लिए फेमस है, वहाँ पर इसको संरक्षित किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से वह यहाँ पर कर रहा है अलग, वह क्या कहलाती है। हस्त चयन कहलाती, थ्रेसिंग कहलाती, निष्पादन कहलाती, या फिर फसल की कटाई कहलाती है। तो ये जो किसान है दानों को क्या कर रहा है, भूसे से अलग कर रहा है। तो यहाँ पर तो वो थ्रेसिंग करेगा तभी वो दानों को भूसे से अलग कर पाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है वो थ्रेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पत्तियों में, मतलब कि जो पौधे होते हैं आपने देखा होगा कि पत्तियाँ जो होती हैं वो हरी यहाँ पर होती हैं। और ये हरी क्यों होती हैं पत्तियाँ, तो ये हरी इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल होता है। आपको याद रखना कि क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं, हरे पौधे होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कि गिर जो है शेर परियोजना, जिसको हम गिर यहाँ पर लायन प्रोजेक्ट भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। जो गिर लायन प्रोजेक्ट है वो गुजरात में है। यहाँ पर एशियाई शेरों के लिए ये ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जयपुर में किया जाता है, उदयपुर में किया जाता है, जोधपुर में या फिर अजमेर में यहाँ पर किया जाता है। तो जो पुष्कर मेला है वो यहाँ पर अजमेर में किया जाता है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो पुष्कर मेला है यहीं पर एक मंदिर है, वो किस देवता का मंदिर है? तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये किसका मंदिर है, और केवल एकमात्र मंदिर है, ये भी आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि एकमात्र मंदिर है, पूरे यहाँ पर देश में एकमात्र मंदिर है। चलिए मैं बता देता हूँ ये किसका मंदिर है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जो कि पुष्कर मेला में यहाँ पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में यहाँ पर आयोजित किया जाता है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपकी सीटेट की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। और अगर आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपके 120 प्लस आराम से नंबर आ जाएंगे यहाँ पर। चलिए अब देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि वेट लिफ्टर को प्रायः ज़्यादा यहाँ पर मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती जो डैश से भरपूर होता है। तो यहाँ पर कौन सा आहार उनको लेने की आवश्यकता होती? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन हो जाएगा यहाँ पर। तो उनको क्या है कि प्रोटीन, क्योंकि उनको क्या है मांसपेशियाँ बढ़ानी है, उनको बॉडी बिल्डिंग करना है। तो अभी मैंने बताया था कि जो सेल को बिल्ड करता है वो प्रोटीन करता है, इसीलिए बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो प्रोटीन को ज़्यादा इंटेक करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब में लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो यहाँ पर रेखा की माँ जो तालाब से पानी लेकर के आती है वो उसमें फिटकरी क्यों डालती है? तो ए ऑप्शन है कि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। बी ऑप्शन है कि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। यहाँ पर फिर सी ऑप्शन है कि पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, या फिर पानी को रंग रहित करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा। तो रेखा की माँ इसलिए तालाब से लाए गए पानी में वहाँ पर फिटकरी डालती है कि उसमें जो गंदगी हो उसको निलंबित कर सके, और उसको अवसादित करने के लिए यहाँ पर वो फिटकरी डालती है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो जीवन का प्रोसेस होता है, मतलब जो लाइफ प्रोसेस होता है, उसमें से कौन सा युग्म जो है वो जीव जंतुओं में और पौधों दोनों में यहाँ पर समान रूप से मिलता है। प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्धि और प्रजनन, क्योंकि पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं, और जीव जंतु भी वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं। तो यही समानता मिल जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका यहाँ पर सबसे अच्छा होगा? तो अगर आपको कोई भी भोजन बनाना है तो सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, ये यहाँ पर अच्छा तरीका है। या फिर बी ऑप्शन है कि सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। सी ऑप्शन है कि बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को यहाँ पर क्या हो जाएगा? गहरा तलते हुए पकाना, या फिर सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा तरीका है वो डी ऑप्शन में ही बताया गया कि सब्जियों को आपको सबसे पहले अच्छी तरह से धुल लेना है और फिर काटना है। अगर आप काटने से पहले सब्जियों को धुल लेंगे तो वहाँ पर उनके जितने भी विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यहाँ पर पानी के साथ नहीं जाएंगे और सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब है यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से यहाँ पर संबंधित है? आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द समूह है जो कि नियरेस्ट है। यहाँ पर लौह है, फिर मलेरिया हो जाएगा, फिर एनीमिया और रक्त है यहाँ पर, फिर लौह है, हीमोग्लोबिन है, एनीमिया है और आंवला है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मच्छर है, डेंगू है, लोहा है और गुड़ है, या फिर उपर्युक्त में से यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे निकटतम, तो लोहे से क्या होता है? हीमोग्लोबिन बढ़ता है, मतलब आयरन से क्या होता है? हीमोग्लोबिन बढ़ता है।
और हीमोग्लोबिन अगर की कमी होगी तो यहाँ पर अगर एनीमिया है तो यहाँ पर आंवला सबसे अच्छा हो जाएगा। अगर किसी को एनीमिया हो जाता है तो उसको डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको जो भी जिसमें आयरन की ज़्यादा मात्रा हो, जैसे कि पालक है, आंवला है, गुड़ है, ये सब खाने के लिए उसको सलाह देते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर के, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसकी क्या हो जाएगी। यहाँ पर सेवा होता है, वेतन होता है, गर्व होता है या फिर छात्रों का विश्वास। तो जो शिक्षक है अगर वो छात्रों का विश्वास जीत लेता है तो उसकी सबसे बहुमूल्य निधि यहाँ पर हो जाती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी खाद्य श्रृंखला में यहाँ पर शाकाहारी होते हैं, तो खाद्य मतलब कि जो फूड चेन होते हैं उसमें शाकाहारी जो वेजिटेरियन होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, या फिर उपर्युक्त में से यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा। तो ये जो होते हैं शाकाहारी, जैसे कि कोई भी प्लांट है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये प्लांट है, इसने भोजन बनाया तो ये क्या हो गया, प्राथमिक यहाँ पर उत्पादक, क्योंकि ये उत्पाद कर रहा है तो ये उत्पादक हो जाता है। और जो इन पेड़ पौधों को खाता है वो क्या हो जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है। और जब वो उपभोक्ता हो जाता है तो ये किसको खा रहे हैं, तो यहाँ पर पेड़ पौधों को ही खा रहे हैं, तो शाकाहारी हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। अब देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का यहाँ पर शहर कहलाता है। तो आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है। भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर है या फिर ग्वालियर यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको याद रखना कि जो भोपाल है वो यहाँ पर झीलों का शहर कहलाता है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो भोपाल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर झीलें पाई जाती है, इसलिए इसको झीलों का शहर भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस गैस के कारण यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो कौन सी गैस के कारण हुई थी वो आपको बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी, क्योंकि ये क्या है, एक जहरीली गैस है और ये क्या हुआ था, वहाँ पर रिसाव हो गया था और ये एनवायरनमेंट में मतलब कि गैस में मिल गई थी और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पर इसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है और ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देना है आपको। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होना चाहिए। आवधिक परीक्षाएं आपको लेना चाहिए, गृह कार्य देना चाहिए, योगात्मक कार्य देना चाहिए या फिर पोर्टफोलियो होना चाहिए यहाँ पर। तो जो प्राथमिक स्तर पर आपका आकलन होना चाहिए वो यहाँ पर पोर्टफोलियो आकलन आपका होना चाहिए, क्योंकि जो पोर्टफोलियो आकलन होता है वो यहाँ पर आपका चहुमुखी यहाँ पर आकलन होता है, मतलब कि होलिस्टिक जो आकलन होता है, असेसमेंट होता है। तो इस तरीके से जो होलिस्टिक असेसमेंट होता है वो यहाँ पर पोर्टफोलियो हो जाता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देना आपको। अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया मुख्यतः कौन सी अक्षमता से संबंधित है। आपको ये बताना है कि जो डिसलेक्सिया होती है वो किससे संबंधित है, बोलने से है, बोलने और सुनने से है, पढ़ने से है या फिर उपर्युक्त में से यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा। तो जो डिसलेक्सिया होती है वो पढ़ने की अक्षमता होती है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, बच्चे को यहाँ पर बी और डी पढ़ने में वो अंतर नहीं जान पाता है कि बी को कभी कभी वो डी पढ़ देता है और डी को कभी कभी बी पढ़ देता है। तो पढ़ने की जो अक्षमता है वो डिसलेक्सिया हो जाती है। और अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि लिखने की अक्षमता, अगर आपसे क्या पूछा जाए, लिखने की यहाँ पर अक्षमता हो जाए तो ये क्या हो जाता है, डिस्ग्राफिया हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि डिस्ग्राफिया जो होता है वो किससे, लेखन अक्षमता हो जाती। और गणना से यहाँ पर मतलब कि गणितीय जो अक्षमता होती है वो क्या हो जाती है, तो डिसकैलकुलिया हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है, डिसकैलकुलिया क्या होती है, गणना संबंधी अक्षमता होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पर मैं आपके जो भी डाउट होंगे वो 100% क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए देख लेते हैं अब 31 नंबर क्वेश्चन कि एक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले होते हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं
यह बच्चे अन्य बच्चों के साथ एक कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त स्कूल किसका अनुपालन कर रहा है? तो यहाँ पर एक स्कूल है जो कि जिसमें प्रत्येक कक्षा में 2 से 3 यहाँ पर आवश्यकता वाले बालक जैसे कि अक्षमता वाले बालक हैं, और वहाँ पर क्या है, कुछ शारीरिक और मानसिक अक्षमता वाले, कुछ विकलांग बालक हैं और कुछ सामान्य बालक भी हैं। अगर वो एक साथ पढ़ रहे हैं तो क्या कौन सी कक्षा हो जाएगी? यहाँ पर समावेशी कक्षा हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। देख लेते हैं अब यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के गाँव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है वो कौन सा होता है। अप्रैल से जून होता है, जुलाई से सितंबर होता है, अक्टूबर से दिसंबर होता है, या फिर जनवरी से यहाँ पर मार्च होता है। तो आपको ध्यान रखना जो अक्टूबर से दिसंबर जो समय होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि मधुमक्खी जो है वो अपने अंडे या प्रजनन जो होता है वो इन्हीं महीनों में करती, जैसे कि अक्टूबर जो होता है, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पर दिसंबर जो होता है, यहाँ पर मधुमक्खी जो है अंडे और प्रजनन का कार्य करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर सबसे अच्छा समय मधुमक्खी पालन का यही होता है, अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा। इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ईवीएस पूरी यहाँ पर एक ही वीडियो में कवर करनी है तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर ईवीएस मैराथन एक करा दिया है, जहाँ पर मैंने ये सारे जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप वो मैराथन क्लास देख करके इसको करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। और वहाँ पर मैंने पूरा यहाँ पर ईवीएस को आपकी कवर किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको क्लिक करके वहाँ पर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मात्र वो 35 से 40 मिनट की वीडियो है और पूरा वहाँ पर ईवीएस मैंने आपको कवर कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का यहाँ पर क्या लक्ष्य होना चाहिए? अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग निश्चित करना, या फिर शिक्षार्थियों को अनुशासन में यहाँ पर बनाए रखना हो जाएगा। तो आपको याद रखना कि अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, क्योंकि अगर आप पर्यावरण अध्ययन वहाँ पर करा रहे हैं और आप उनको होमवर्क दे रहे हैं यहाँ पर, तो अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, उनको सीखने के अगर आप अवसर उपलब्ध कराएंगे, यही सबसे अच्छा होमवर्क हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ है 2005, ये मैंने आप लोगों को डिटेल में कराया है। अगर आप इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो जो एनसीएफ 2005 है वो अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह डैश पर केंद्रित है। तो यहाँ पर जो एनसीएफ है वो किस पर यहाँ पर केंद्रित है? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर यहाँ पर केंद्रित है, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर है, नियमित गृह कार्य जमा करने पर है, या फिर गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर यहाँ पर केंद्रित है। तो आपको याद रखना कि गतिविधियों में शामिल करते हुए मतलब कि बच्चों को आपको एक्टिविटी में यहाँ पर शामिल करना है और उनकी सक्रिय भागीदारिता को सुनिश्चित करना है, यही एनसीएफ कहता है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है। तो यहाँ पर माउंट जो एवरेस्ट है वो किसका भाग है? म्यांमार का भाग है, भारत का भाग है, तिब्बत का है, या फिर नेपाल का यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल का भाग है, और जो ये माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो नेपाल में ही है, और इसकी जो हाईएस्ट ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? तो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो हाईएस्ट ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं, अगर आपसे ये पढ़े नहीं होते हैं फिर आपके गलत हो जाते हैं। अगर आप ये देख करके अच्छे से जाएंगे तो आपके ये क्वेश्चंस काफ़ी हद तक वहाँ पर करेक्ट होने की संभावना है। जैसे कि अगर ईवीएस के वहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे तो आप 29 और 28 मतलब 28 से तो कम आप वहाँ पर करेक्ट ही नहीं करेंगे। वहाँ पर आप हो सकता है 30 में 30 भी करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीटेड आपके सीटेट में अब पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन
कि अल-बरूनी यहाँ पर कौन था। जो अल-बरूनी था वो क्या था, यहाँ पर वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की थी। या फिर जो अल-बरूनी है वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्षों तक शासन किया था। या फिर वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवा के बाज़ारों का अध्ययन करने यहाँ पर आया था। या फिर वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो जो अल-बरूनी था वह उज्बेकिस्तान से आया था, एक यात्री था, और उसने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है, किताबुल हिंद। आपको याद रखना, किताब उल हिंद इसका नाम था। तो इसने जो है ये जो किताब लिखी, इससे हमें अपने इतिहास, अपने जो भारत है उसका इतिहास जानने में यहाँ पर मदद मिलती है। और इसका नाम जो है अल-बरूनी का एक और नाम था, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर यही अल-बरूनी ही बताते हैं, लेकिन इसका एक और नाम था। क्या नाम था, तो अबू रैहान था। क्या नाम था, अबू रैहान था इसका एक और नाम। जो वास्तविक नाम था वो अबू रैहान था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं अब 37 नंबर क्वेश्चन कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या होता है। कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं वो, या फिर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, या फिर पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो पक्षियों की जो आंखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, इसीलिए जो पक्षी होते हैं यहाँ पर गर्दन सबसे अधिक हिलाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य जो होता है उसकी आंखों की पुतली घूम सकती है और वो क्या करता है, इधर उधर अपनी आंखों की पुतली घुमा करके देख सकता है। लेकिन पक्षियों की आंखों की पुतली ही नहीं होती है, यहाँ पर घूम नहीं सकती है, तो वो अपनी गर्दन ही हिला करके इधर उधर देखते हैं अपने चारों तरफ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको चुनना है। तो यहाँ पर सत्य कथन क्या हो जाएगा कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाथी होते हैं वो गंदे पानी में यहाँ पर खेलना पसंद करते हैं जिससे कि उनके शरीर को ठंडक मिलती। तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। फिर है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना यहाँ पर और खेलना सोना पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हाथी जो होते हैं केवल और केवल 2 से 4 घंटे ही वो सोते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड वाला। फिर थर्ड है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम हो सकता है, मतलब कि 2 क्विंटल हो सकता है। तो बिल्कुल सही है, थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ है यहाँ पर कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम तक पत्ते और यहाँ पर झाड़ियाँ खा सकते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड और यहाँ पर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हाथियों से भी रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है, अगर आप नए हैं चैनल पर, तो आप यहाँ पर ज़रूर इससे जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि ये वाले जानवर से रिलेटेड भी मैंने थ्योरी आपको डिटेल में कराई है। तो उसको भी आप वहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की पोचमपल्ली एक गाँव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से यहाँ पर किसका भाग है। तो केरल का भाग है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है या फिर तमिलनाडु का है। तो आपको याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश का एक भाग है। और जो पोचमपल्ली है एक जगह का नाम है जहाँ पर जो है साड़ियों की बुनाई की जाती है। किसकी बुनाई की जाती है, साड़ियों की बुनाई या फिर कढ़ाई की जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि साड़ियों की कढ़ाई और बुनाई जो है वो आंध्र प्रदेश में एक गांव है पोचमपल्ली, इसीलिए पोचमपल्ली कला के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब है 40 नंबर क्वेश्चन कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। यह जानवर हर चीज़ को जिन रंगों से देखते हैं वो यहाँ पर कौन से रंग होते हैं। बैंगनी और नीला होता है, हरा और पीला होता है, काला और सफ़ेद होता है या फिर लाल और संतरी होता है। तो जो जानवर केवल रात में देख पाते हैं वो केवल और केवल काला और सफ़ेद रंग देख पाते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि उल्लू है, उल्लू रात्रिचर प्राणी है और वो जब किसी भी वस्तु को देखता है तो वो उसके कलर को केवल और काला और सफ़ेद उस वस्तु को वो देख सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अबू धाबी के विषय में सही कथन आपको बताना है। यह रेगिस्तानी इलाके में है, बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि अबू धाबी जो है वो रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी जो है पेट्रोल से महंगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल जो है उसके कुएँ हैं, तो वहाँ पर पेट्रोल सस्ता है लेकिन पानी जो है वो महंगा है वहाँ पर।
यहाँ का स्थानीय भाषा अरबी है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्थानीय भाषा क्या अरबी हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिनार है, तो दिनार नहीं है, वहाँ की जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं, दिरहम बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए, बी और सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो अबू धाबी की मुद्रा है उसको दिरहम बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत सागर क्या है यहाँ पर, तो ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, या फिर ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या फिर ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना यहाँ पर खतरनाक होता है। तो जो मृत सागर है उसका पानी सबसे ज़्यादा नमकीन है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है। अगर आप मृत सागर जाएंगे और उस पानी में अगर कूद जाएंगे तो आप वहाँ डूबेंगे नहीं। क्यों नहीं डूबेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी मतलब नमक उस पानी में बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो पानी की डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप क्या है वहाँ पर डूबेंगे नहीं और तैरते रहेंगे आप। तो अगर आपको यहाँ पर मृत सागर में साइड में यहाँ पर फोटो दिखा भी दूंगा लगा करके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। क्या है, एक रेगिस्तानी ओक होता है, उस पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें जो होती हैं उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना वो पहुँच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की गहराई से लगभग 30 गुनी होती, मतलब कि अगर ये ज़मीन है और अगर ये 10 मीटर है यहाँ पर, तो इसकी जड़ें जो हैं मतलब कि 30 गुना ज़्यादा, मतलब कि 300 मीटर तक इसकी जड़ें होंगी नीचे। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रूस में या फिर राजस्थान में। तो यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसको कि यहाँ पर डेजर्ट ओक या फिर ऑस्ट्रेलियन ओक भी कहते हैं। तो इस नाम से भी इसको जानते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत हो रही है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चनों को संग्रहित करके यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ करा रहा हूँ। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में यहाँ पर 4 गुना अधिक दूरी देख सकते हैं। यह पक्षी हैं बाज कबूतर तोता है, बाज चील बाज गिद्ध है, फाख्ता कौवा मोर है, या फिर कौवा चील और बुलबुल है। तो जो मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी देख सकते हैं वो चील है, बाज है और गिद्ध है। जैसे कि अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य अगर यहाँ पर 10 मीटर से देख सकता है, तो ये जो चील बाज और गिद्ध हैं ये किससे देख सकते हैं, तो 4 गुना मतलब कि ज़्यादा देख सकते हैं, मतलब 40 मीटर दूर से ये उसी वस्तु को और से मतलब क्लियर तरीके से देख सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कि जो कांसा होता है, ब्रॉन्ज जो है, 2 धातुओं का मिश्रण है। यह 2 धातुएं कौन सी हैं, तांबा और टिन है, तांबा और लोहा है, एल्युमिनियम और टिन है, या फिर तांबा और जस्ता यहाँ पर हो जाएगा। तो जो ब्रॉन्ज होता है वो तांबा और टिन का मिश्रण होता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका है वो ये चाहती हैं कि उसके जो आसपास के पौधे हैं उनका बच्चे वहाँ पर अवलोकन करें और उनको जो है क्या उनको प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए बच्चों को, तो समझना या फिर समझाना कि बच्चे पौधे भी सजीव होते हैं। बी ऑप्शन है कि समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। सी ऑप्शन है कि अधिकतम यहाँ पर पौधों के नाम लिखवाना, या फिर उनकी ऊंचाई, पत्तियाँ, गंध और उनके उगने के आधार पर या उगाने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। तो इसी के लिए ये जो माहिका हैं यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित करेंगी कि उनकी ऊंचाई कितनी है पौधों की या फिर वृक्षों की, तो उनको यहाँ पर उनको डिस्क्रिमिनेट करना, और या फिर पत्तियाँ उनकी कैसी हैं, पत्तियों के आधार पर उनको डिफ्रेंशिएट करना, उनमें कैसी गंध आ रही, कैसी सुगंध आ रही है, और वो कहाँ कहाँ पर कौन से शीतोष्ण यहाँ पर स्थानों पर उगते हैं, कौन से यहाँ पर मानसूनी वृक्ष हैं, तो उनका अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं।
तो आपको ऐसे एक जानवर का नाम बताना है यहाँ पर जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और उसके दांत बहुत ज़्यादा बढ़े ना, मतलब बड़े ना हो, तो वो कुछ ना कुछ वस्तुओं को काटता रहता है। तो कौन सा जानवर है? दीमक है, गिलहरी है, छिपकली है या फिर चूहा है? तो यहाँ पर बच्चे जो है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है। आपको डी ऑप्शन नहीं यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर क्या करना, गिलहरी आपको टिक करना है, क्योंकि गिलहरी के जो दांत होते हैं एनसीईआरटी के अनुसार गिलहरी के दांत जो हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए जो गिलहरी है कुछ ना कुछ कुतरती रहती है हरदम। और बच्चे क्या यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि चूहा भी जो होता है वो भी यहाँ पर कुतरता रहता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर बच्चों के क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपको लॉक करना है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त यहाँ पर नहीं है। आपको ये बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में कौन सा यहाँ पर संकेत जो है उपयुक्त नहीं होगा। स्मरण करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता या फिर सहयोग। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में न्याय और समानता का वहाँ पर अवलोकन नहीं करना है, आकलन नहीं करना है, इसलिए यही नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब है 49 नंबर क्वेश्चन कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है। तो एक आपको ऐसा पौधा बताना है जिसमें पत्तियां होती हैं और इनकी पत्तियों से सब्जी भी बनाई जाती है, लोग सब्जी इसकी बना के खाते हैं। और इसके जब बीज हो जाते हैं, मतलब कि ये फसल इसकी पक जाती है, तो बीजों से तेल निकाला जाता है और उसका भी यूज़ किया जाता है। तो ये कौन सा पौधा है? पालक है, नारियल है, बंद गोभी या फिर सरसों। तो यहाँ पर सरसों ही होगा, क्योंकि ये क्या है, पौधा ऐसा होता है जिसमें पत्तियाँ होती हैं और उसके बाद जब ये पक जाती है तो सरसों से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है, जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं। तो इसका सरसों का तेल भी यूज़ किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देना है। अब 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का एक समुच्चय है। आपको ये बताना है कि कौन से यहाँ पर रोग जो है वो मच्छर से होते हैं। चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया या फिर चिकनगुनिया, हैजा और मियादी बुखार यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जो है ये यहाँ पर मच्छरों से होने वाले रोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चिकनगुनिया भी मच्छर से होता है, डेंगू भी मच्छर से होता है और मलेरिया भी मच्छर से होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोगों को डेंगू में क्या होता है, यहाँ पर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है और यहाँ पर लोगों को कमजोरी लगने लगती है। तो यही इसके लक्षण होते हैं। लोगों को वोमिटिंग होने लगती है, उल्टियाँ आने लगती हैं। तो ये सारी अगर लक्षण है तो यहाँ पर डेंगू के लक्षण होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देना है। तो अब 51 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित किसका यहाँ पर समर्थन नहीं करती है। तो ए ऑप्शन है कि बच्चे कम गलतियाँ करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। सी ऑप्शन है यहाँ पर बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, या फिर बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान ना मिले। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि किसका यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो समर्थन नहीं करती है। तो बच्चे कम गलतियाँ करें, इसी का समर्थन नहीं करती, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अगर गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी की यहाँ पर समर्थन नहीं करती पर्यावरण की प्रकृति। तो अब देख लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन में जो समुदाय मतलब कि पास पड़ोस होता है वो सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह क्या होता है, बहुत सस्ता संसाधन है, या फिर यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। सी ऑप्शन है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, या फिर यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध यहाँ पर कराता है। तो क्या हो जाएगा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, क्योंकि बच्चे क्या है अपने दोस्त यार से यहाँ पर वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं उनको, तो वो सीखते हैं। इसलिए जो समुदाय होता है वो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करता है। तो डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर ठीक नहीं है। तो खाद्य का मतलब कि खाने का अगर आपको संरक्षण करना, प्रिजर्व करना है यहाँ पर, तो कौन सा यहाँ पर जोड़ा ठीक नहीं है। आलू से चिप्स, तो ये काफ़ी दिनों तक संरक्षित की जा सकती हैं। दूध से पनीर क्या हो सकता है। सेब से जैम काफ़ी दिनों तक बनाया जाता है, और कच्चे आम से अचार भी काफ़ी दिनों तक रखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब दूध से जब पनीर बनाया जाता है तो इसको आप ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व नहीं रख सकते हैं,
तो यही यहाँ पर जोड़ा जो है वो ठीक नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है 54 नंबर क्वेश्चन कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। आपको ये बताना है कि भारत का जो ठंडा रेगिस्तान है वो कौन सा स्थान है। जैसलमेर है, लद्दाख है, मेघालय है या फिर दार्जिलिंग है। तो जो लद्दाख का एरिया है वो यहाँ का ठंडा रेगिस्तान है। रेगिस्तान का मतलब होता है कि जहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं, क्या होता है, पेड़ पौधे और कोई भी यहाँ पर वेजिटेशन ना हो, उसी को क्या बोला जाता है, वहाँ पर रेगिस्तान बोला जाता है। जहाँ पर गर्मी से वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पर राजस्थान में, तो ये क्या है, गर्मी वाला है। राजस्थान में क्या होता है, गर्म रेगिस्तान है। लेकिन जो लद्दाख है वो क्या है, यहाँ पर ठंडा रेगिस्तान है। तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर बीज नहीं है। और तो बीज आपको सीड ये बताना कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सीड नहीं, गेहूं है, काली मिर्च है, साबूदाना या फिर सौंफ। तो यहाँ पर साबूदाना ही क्या नहीं है, सीड नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला से ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। तो आपको ये बताना है कि जो रेहाना है वो कहाँ गई हुई है, अपने परिवार के साथ केरल गई है। और केरल में क्या होते हैं, नारियल के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब है यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर यहाँ पर बीज नहीं होते हैं। आपको ये सब्जियाँ कुछ दी गई हैं, इनमें कौन से सब्जियों में यहाँ पर अंदर बीज नहीं है, उनको यहाँ पर आपको अलग कर देना है। और जिसमें बीज हैं उनको यहाँ पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर आलू में क्या होता है, बीज तो नहीं अंदर होता है, तो क्रॉस हो जाएगा। टमाटर में होता है, नाशपाती में भी होता है, चीकू में भी होता है अंदर बीज, भिंडी में भी होता है। क्या करेला में होता है, तो करेला में बिल्कुल होता है। प्याज में होता है, क्या प्याज में होता है, तो नहीं, प्याज में तो अंदर नहीं होता है। आपने प्याज अगर आप घर पे प्याज काटते हैं तो क्या उसमें बीज निकलता है, तो नहीं निकलता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। और खीरा में भी बीज होते हैं। तो यहाँ पर टमाटर हो जाएगा, नाशपाती हो जाएगा, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है 58 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन से होंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये मैप भी ले लिया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया, ये तमिलनाडु है। आप देख सकते हैं ये क्या है, तमिलनाडु है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है और फिर यहाँ पर केरल है। आपको ये पता चल रहा होगा क्या है, ये केरल है। तो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ मैप से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तमिलनाडु के जो यहाँ पर समीपवर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। आपको बताना है कि जो कुड़ुक है वो कहाँ के लोग बोलते हैं भाषा को। मिजोरम के लोग, मणिपुर के लोग, अरुणाचल प्रदेश के लोग बोलते हैं या फिर झारखंड के यहाँ पर वे लोग बोलते हैं। तो झारखंड में जो भाषा है वो कुड़ुक बोली जाती है। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न यहाँ पर डिजाइन कैसे पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, जेबरा को देखा होगा आपने। तो जेबरा पे वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारी स्ट्रिप्स बनी होती हैं वाइट और ब्लैक कलर की। तो वो किसके कारण यहाँ पर पैटर्न होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वह रहते हैं, या फिर उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होता है। तो जो पशुओं के त्वचा पर यहाँ पर अलग अलग डिजाइन होती हैं वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन कि घटपर्णी पौधा यहाँ पर नेपेंथिस जो है वो कैसा पौधा होता है। आपने देखा होगा कि जो नेपेंथिस पौधा होता है वो क्या करता है, छोटे छोटे कीड़ों को, मकोड़ों को और जो चूहे होते हैं उनको चालाकी से फंसा करके वो खा जाता है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन में है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। अगर आपके घर में भोजन बनता है, सब्जी बनती है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मिर्च का जरूर उपयोग होता है। बिना मिर्च के तो सब्जी बनती नहीं है किसी के घर में। तो यहाँ पर हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यापारी यहाँ पर कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे।
उज्बेकिस्तान के थे, दक्षिण अमेरिका के थे या फिर अफगानिस्तान के यहाँ पर थे, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका के ये थे व्यापारी, क्योंकि जो भारत में मिर्च आई है वो दक्षिण अमेरिका से आई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता पक्षी है, शकरखोरा है, बया है या फिर कलचिड़ी है। तो यहाँ पर जो फाख्ता पक्षी है वो यहाँ पर कैक्टस के कांटों के बीच में यहाँ पर अपना घोंसला बनाता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह कैसा होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, विषयगत होना चाहिए और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सभी ये होना चाहिए, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम है बच्चों के लिए तभी समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है जब उसको क्या कर दिया जाए, एकीकृत कर दिया जाए, इंक्लूसिव कर दिया जाए, समावेशी कर दिया जाए, उसको सब्जेक्ट के आधार पर कर दिया जाए, मतलब विषयगत कर दिया जाए, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों की कमज़ोर है, मतलब उनकी तुलना में। यह एक कैसी धारणा है, आपको ये बताना कि यह कैसी धारणा है, मिथक धारणा है, वैज्ञानिक तथ्य की धारणा है, रूढ़िबद्ध धारणा है या फिर अंधविश्वास है। तो ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है। और एनसीएफ जो है यही कहता है कि हमें जो है जेंडर के आधार पर लड़के और लड़कियों को अलग अलग नहीं करना है, तो इसलिए रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगी, क्योंकि जो रूढ़िबद्ध धारणा चली आ रही है उसी हिसाब से ये लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर 65 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये टॉप 65 क्वेश्चन थे जो कि 2011 से लेकर के 2024 के बीच में यहाँ पर आपके प्रत्येक सीटेट यहाँ पर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर मैंने 65 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अभी इसी तरीके से मैं आपकी हिंदी पेडागोजी की और यहाँ पर सीडीपी की भी इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।